हमारे खास मुलाकात के इस एपिसोड में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने स्टूडियो में जो है आपके लिए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सिने सितारे जो है उनको लेकर आते हैं, लेकिन आज जो अहम शख्सियत हम आपसे रूबरू कराने के लिए लाए हैं वो वाकई में बहुत ही खास है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हम जानेंगे तो एकमेव अपना पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर जीव सृष्टि है। और ये जीव सृष्टि इसीलिए क्योंकि इस ग्रह पर पानी मौजूद है और इस पानी को बचाने की कितनी जरूरत है। इस पृथ्वी पर हमें लगता है कि जहां वहां पानी ही पानी है, लेकिन इसमें से कितने परसेंट पानी इंसान के इस्तेमाल के लिए बना गया है, इसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे मन चाहे इस्तेमाल करते हैं, इसको खर्च करते रहते हैं। लेकिन वाकई में पानी की कितनी जरूरत है, कितनी किल्लत है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ में प्राध्यापक अरविंद कड़वे जी है, जो ओलावा फाउंडेशन के संस्थापक है, अध्यक्ष है। तो उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, हमारा ये ओलावा फाउंडेशन आपने जो बनाया है, अ, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, क्या लगता है आपको, और इसकी नींव आपने कैसे रखी, क्या बताइए। सर ऐसा है, नमस्ते सर। ऐसा है कि 1987 में पानी की समस्या मेरे घर में ही शुरू हो गई। मेरे घर में मेरा रहना है सावरकर नगर में, और सावरकर नगर में उस समय नल की व्यवस्था नहीं थी, कारपोरेशन के नल के पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों के घर में कुएं का पानी जो है वो चलता था, और कुएं के पानी से घर का जो दैनंदिन काम है उसके लिए वो पानी लगता था। और 1986-87 में ऐसी स्टेज आ गई कि बरसात तो हो रही है लेकिन अपने कुएं में पानी नहीं है। तो लगभग धूपकाल में ऐसा हुआ 86-87 के कि एक आधा फुट पानी रह गया, तो रहना मुश्किल हो गया। अब जब किसी का रहना मुश्किल होता है तो फिर उसको कुछ सोचने लगता है। फिर मैंने सोचा कि भाई घर में कंक्रीट नहीं बना है, अगल बगल में जमीन भी खुली है, उसके बावजूद भी मेरे घर के कुएं में पानी क्यों नहीं जा रहा है? क्या कारण है कि मेरे घर में जो पानी का रिसाव होना चाहिए जमीन में वो नहीं हो रहा है? तो फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे को कुछ अलग हटके काम करना पड़ेगा ताकि मेरे को पानी मिले। इसलिए फिर मैंने क्या किया कि अपने घर का जो वाटर आउटलेट्स है रेन के, उसमें से एक वाटर रेन आउटलेट को 1 इंच का पाइप लगाया, होस पाइप, और सीधा कुएं में डाल दिया। और 1987 के धूपकाल के बाद फिर वो पानी कलेक्शन चालू हो गया कुएं में बरसात में। तो 1988 के मई में मेरे को जो महसूस हुआ उसका मैं आपको जिक्र करूंगा कि मेरा जो वाटर लेवल है निकालने के बावजूद भी फिर वो 1 फुट बैलेंस था इन द मंथ ऑफ जून, यानी बरसात होने के पहले तक 1 फुट बैलेंस था। मैंने सोचा मैंने जो किया वो ठीक किया है। फिर मैंने क्या किया कि और घर के जो आउटलेट थे उसको कनेक्ट कर दिया, और आउटलेट रेन आउटलेट जो थे उसको कनेक्ट करके फिर वो मैंने अपने कुएं में उसको डायरेक्ट छोड़ दिया। 3 फुट मिल गया मेरे को 1989 में। तो मैंने बोला माय स्टोरी इज सक्सेस स्टोरी। लेकिन फिर मेरे एक बात ध्यान में आई कि इसको डायरेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैंने 1990 में वहां पे एक फिल्टर बेड तैयार किया, और वो फिल्टर के इसमें गड्ढा खुदवा के और फिर उसमें पानी को छोड़ा, और फिर उसमें छोड़ने के बाद पानी को फिर पंचर करके कुएं के अंदर एक होस पाइप छोड़ दिया नीचे में, यानी फिल्ट्रेशन भी होता था, और जो फिल्टर वाटर है वो मेरे पाइप के माध्यम से नीचे सीधा चले जाता था। इसके कारण कोई ओवरफ्लो का पानी नहीं होता था। तो सब पाइप के कनेक्शन करके इस प्रकार का मैंने करने के बाद मेरे को 90 में जो पानी मिला वो कम से कम 5 फुट था। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्यों लोग बोरवेल कर रहे हैं, क्यों कुएं को अपना जो है उसके ऊपर जो ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं उसको क्यों नहीं वाटर रिचार्ज करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये लोगों के दिमाग में अपन ने डालना चाहिए। तो मैंने लोगों को बताना 1990 से शुरू कर दिया। एक मोशन बोलो, एक मोटिवेशन लोगों को देने के लिए। लोग प्रभावित होते कैसे? हाँ, शुरू में नहीं हुए क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा पानी हो रहा था। लोगों को ऐसा लगता है था, मेरी बताई हुई बात उनको अनपढ़ लगती थी, क्या बता रहे यार, ये ऐसा हो सकता है। तो मैं उनको बोलता था कि मेरे घर में आके देखो, मेरे घर का पानी का यदि आप लेवल देखोगे इन द मंथ ऑफ मई तो आपको ध्यान में आएगा कि मेरे घर में जो मैंने काम किया है वो बहुत बढ़िया है।
आप भी करना चाहिए। अच्छा, मेरे को खर्चा कितना आया? कुआं जो हम लोग खुदवाते थे तो उस समय 1,500 रुपए लेता था वो, और खुदवाने के लिए नीचे में जाके। तो मेरा 2,000 रुपए के अंदर ये सब काम हो गया था। ऊपर का जो फिल्टर था, पाइप था, इसका मेरा 2,000 के अंदर काम हो गया था। मैं लोगों को कहता हूं कि भाई ये इट्स वेरी सिंपल। तो कुछ लोग विचार करने लग गए। कई लोगों को मैं अब जैसा चर्चा निकलती है, कई कई जगहों पे निकलती थी, तो ये चर्चा में हम लोगों को बोलते थे कि देखो भैया ऐसा करेंगे, क्यों बोरवेल करते हैं। मेरे घर के सामने एक जीएसडीए के ऑफिसर रहते हैं, फिर उन्होंने अब मेरे ही सामने उन्होंने बोरवेल करवाई। उनके घर में कुआं था। मैंने उनको भी बोला, भाई साहब आप बोरवेल क्यों करवा रहे, व्हाई नॉट यू आर डूइंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उन्होंने भी मेरे को कोई ऐसा ठीक से आंसर नहीं दिया। हालांकि वो जीएसडीए के थे, उन्होंने देना चाहिए था, तुमने किया अच्छा किया या मैं कर रहा हूं वो ठीक है, ऐसा भी नहीं बोले। लेकिन उन्होंने बोरवेल कर लिया और अपना बात को टाल दिया। लेकिन मैं अपना विषय लेके सातत्य से लोगों के बीच में जाते रहा। ऐसा करते करते काफी जगहों पे मैंने फिर कार्यशाला लेना चालू की। फिर युवा नाम की एक संस्था थी, उन्होंने मेरे माध्यम से उमरेड के पास कुछ तरुण लड़कों को लेके कार्यशाला ली 3 दिन की। वो युवा कार्यकर्ताओं के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, प्रत्यक्ष प्रकल्प कैसा करना है ये उनको मैंने बताया, और वहां पे उन्होंने करवा लिया। तो ऐसे करते करते मैं जिसको जैसा लग रहा मैं करते हुए बताते हुए आगे चल रहा था। लेकिन ये काम के लिए मैंने किसी से भी पैसा नहीं लेना ये तय कर लिया कि भाई प्रकृति फुकट में दे रही है, प्रकृति जो है वो फुकट में दे रही है। अच्छा, जो भी लगना है वो उसी के पैसे का लगने वाला है। जैसा पाइप लगना है तो वो लगाएगा, गड्ढा खुदवाना है तो लेबर का वो ही खर्चा करेगा, और जो गिट्टी है, बजरी है, जो भी है फिल्टर मटेरियल वो भी वही डालने वाला है। तो मैं उससे पैसे क्यों लूं? इट्स वेरी सिंपल फिनोमिना। तो पैसे लेने का नहीं, ऐसा मैंने 1987-89 में तय कर लिया कि ये काम है, ये ईश्वरी काम है, ये परमात्मा का काम है, इसके लिए पैसा नहीं लेना, ऐसा मैंने उसी समय तय कर लिया। ऐसा करते करते फिर एट द सेम टाइम मेरे को एक महसूस ऐसा हुआ कि 1995 में वही कुएं में हम लोग अपने गणपति का विसर्जन करते थे। अपने घर का जो गणपति होता था उसका विसर्जन हम वो कुएं में करते थे। अब ये गणपति का विसर्जन करने के बाद जो मॉस्किटो ब्रीडिंग मेरे कुएं में होता था वो मेरे ध्यान में आया, और मेरे को खुद को फाल्सीबेरम मलेरिया तीन बार हुआ। 1905, 96 और 97, 3 साल लगातार मेरे को वो मलेरिया हुआ। मैंने बोला यार मेरे को मलेरिया हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 97 में फिर मैंने क्या किया, 96 में मैंने क्या किया, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पाइप थे उसको मैंने कट कर दिया। उसको पानी जो रिचार्ज कर रहा था, मैंने बोला ये कुछ तो भी अपने रेन की गड़बड़ है या अपने कुएं की गड़बड़ हो रही है, कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है। फिर मैंने क्या किया कि अपना गोमूत्र और गाय का गोबर और पंचगव्य ये मैंने अपने कुएं में डालना चालू कर दिया। मेरे को फायदा मिला, क्योंकि ऐसा है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं गाय के और गोमूत्र में अपने गाय के, मेरे को ऐसा लगा कि इससे कुछ मेरे को फायदा मिलेगा, क्योंकि एक वंस अपॉन अ टाइम इट्स ए वंडर। तो वो वंडर मैंने ऐसा विचार करते हुए अपने कुएं में डालना, एक बार डाल दिया। तो मेरे को महसूस हुआ कि 97 में मेरे को वो मॉस्किटो नहीं दिखे 97 से। तो मैंने बोला चलो अच्छा काम हो गया। तो फिर हर साल मैंने उसको डालते रहा, और फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो पाइप डिस्कनेक्ट कर दिए थे उसको फिर से मैंने 98 में कनेक्ट कर दिया। और फिर 98 में मैं नागपुर से ट्रांसफर होकर चंद्रपुर गया। तब तक नागपुर में था। 98 में मैं चंद्रपुर जाने के बाद फिर ये विषय मैं वहां पे कंटिन्यू चालू था मेरा। फिर वहां पे ज्योति पहाड़ पे एक गांव था, जो गांव का नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गांव में हमने मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से, उनका जो एनजीओ है, उनके एनजीओ के माध्यम से एक गांव का जो लोग 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे से मिले, और उनसे मैंने चर्चा किया, और वो बोले कि हमारे को आपका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे वो गांव की समस्या छुड़वा देंगे तो वो लोगों की पानी की समस्या कम हो जाएगी। तो मैंने 99 में वो प्रोजेक्ट को उनसे चर्चा किया, और वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पहला प्रोजेक्ट जो बाहर गांव का मान सकते हैं आप
कि वो वहां पे मैंने इंप्लीमेंट किया। उसी समय चंद्रपुर के गांव में कुछ लोगों के घर में करना शुरू कर दिया था। एट द सेम टाइम मैंने ये उनको पता चलते गया कि ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। मैं पत्रक छापता था लोगों के लिए कि भाई ये ऐसा करो, उसमें सब डिटेल्स डालता था। वो पत्रक भी मेरे पास है, वो पत्रक, उसके ऊपर डिटेल्स, फिर कितना खर्चा आता है, ये 2000 रुपए का खर्चा है, आप कीजिए, आपको पानी मिलेगा। ऐसा करते हुए लोगों को पत्रक देते हुए, फिर वर्तमान पत्र में उसको छापते हुए, फिर कुछ हमारी एनजीओज, लोकल एनजीओज थी वहां पे, जैसी जायंट्स इंटरनेशनल थी, लायंस थी, इन लोगों ने भी फिर उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया कि चलो हमारे यहाँ पे भी कुछ हम करना चाहते हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी थी वहां पे, तो वो भी बोले कि स्वदेशी जागरण मंच भी था, वो भी बोले हम भी करना चाहते हैं। मैंने बोला चलो करो यार, बहुत अच्छा काम है, बहुत आसानी से हमको पानी मिल जाएगा। और बरसात फुकट की है, जब हमको प्रकृति फुकट में दे रही है तो हमको उसको सिर्फ एक चैनलाइजेशन करना है। वो चैनलाइजेशन सिर्फ मैं मैकेनिकली इंजीनियर होने के कारण मैंने उसको चैनल किया बस, और वो चैनल होने के नाते मैं ये काम करने के लिए आगे बढ़ा। और काम करते हुए फिर वो मानिकगढ़ सीमेंट की जो है तो जीवती पे हमने वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। तो जीएसडीए जो है वहां का, चंद्रपुर जिले के जीएसडीए के जो सीनियर जियोलॉजिस्ट है मिस्टर भट्ट करके है, वो उस समय आश्चर्यचकित हो गए, यार हम तो अभी तक कहीं सक्सेस नहीं मिला हमको, आपको कैसा मिल गया। तो मेरे साथ वो वहां पे आए, हाँ वो गांव में आए और बोले यार यहाँ पे आपने कैसा किया, हमको बताओ। फिर हमने उनको पूरा वीडियो निकाला, उन्होंने उस समय वो वीडियो निकाल के पूरा देखा कि कैसा पानी रिचार्ज हो गया है, गांव के लोग खुश है, गांव के लोग पानी भी पी रहे हैं। तो उनके ध्यान में आया कि ये जीवती पहाड़ जो है, ये पहाड़ के नीचे का पानी भी बढ़ रहा है और साथ लोगों को जो समस्या थी वो भी दूर हो गई। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये मेरे से पूछने के बजाय मैंने बोला मेरे से मत पूछो, मैं तो आप कर चुका हूं, अब ये लोगों को क्या मिल रहा है ये उनसे पूछो आप। तो भट्ट जी ने वो सब लोगों को पूछा कि आपको पानी मिल रहा है, बोले हाँ पानी मिल रहा है। धूपकाल में पानी मिल रहा है, बोले हाँ धूपकाल में पिछले साल से हमको पानी अभी है, हमारी पानी की समस्या करीबन खत्म हो चुकी है। यह है 2000 की बात है। फिर 2001 में मैंने पराग जैन करके वहां पे हमारे सीओ थे, जिला परिषद के जो सीओ है वो पराग जैन करके थे। फिर उनसे मैं मिला, मैंने बोला देखो सर, जिला परिषद और पानी का बहुत करीबी संबंध है, आप यदि इसके तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं, बोला माफ कैसा नहीं करेगा, क्योंकि आप जिम्मेदार हो, यू आर द की मैन फॉर द जिला। तो मैं कुछ सिंपल मेथोडोलॉजी से आपके यहाँ पे कार्यशाला लेना चाहता हूँ। बोले चलो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने ग्रीन सिग्नलिंग कर दिया और अपने चंद्रपुर जिले के जो एनजीओस थे, साथ में कुछ रिनाउंड पब्लिक थी, उनको सबको बुला लिया और वहां पे मेरी कार्यशाला हो गई। पहली जो सरकारी यंत्रणा में कार्यशाला बोली जाती है वो पहली कार्यशाला वहां पे हुई। वैसी कार्यशाला उसके पहले मैं काफी लिया था, लेकिन सरकारी यंत्रणा में वो पहली कार्यशाला थी। वो कार्यशाला होने के बाद उन्होंने तुरंत उनका जो सीओ का बंगला था उसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट करने के लिए बोल दिया इमीडिएटली कि कल मेरे यहाँ पे आप काम चालू कर दो। मैंने बोला सर मैं काम नहीं करता हूँ, मैं गाइड करूंगा अभी, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग व्यवस्था है जिला परिषद की या वाटर मैनेजमेंट व्यवस्था जो है उनको आप बताइए, मैं उनको पूरा डिजाइन करके देता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी आपकी रहेंगी, मैं नहीं रहूंगा। तो बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी को बताता हूँ, उनके माध्यम से अपन ये कर लेंगे। फिर बीएनसी की तरफ गया, सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो है चंद्रपुर, उनसे भी बात किया, उनकी तरफ भी ये प्रस्ताव रखा। ऐसा करते हुए फिर मैंने उसी समय एक लिटरेचर तैयार किया पूरे महाराष्ट्र के लिए। वो महाराष्ट्र में पूरे सब तरफ भेजा मैंने, सब कलेक्टर, सब सीओ, इन सबको वो लेटर भेजा कि वेरी सिंपल मेथड टू रिचार्ज अवर एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेस। तो उसमें से मेरे को आयुक्तालय जो है नागपुर का, उन्होंने मेरे नाम का एक लेटर निकलवाया, सभी को बताया, पूरे जिला परिषद सदस्यों को, आप जिला परिषद के जो सीओ थे उनको बताया कि मिस्टर कड़बे विल कम एंड टेक योर रिस्पेक्टेड वर्कशॉप फॉर द वाटर कंजर्वेशन पर्पसेस, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, वेरी सिंपल मेथड। ऐसे उन्होंने सर्कुलर निकाले, पत्र निकाले, और कुछ जगह पे फिर मेरा काम उनके माध्यम से कार्यशाला लेना, उनसे इंटरेक्शन करना, ये मैं सब करना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम ऐसा पत्र मैं कोल्हापुर से मेरा प्रवास चालू किया। फिर मेरा कोल्हापुर से प्रवास, कोल्हापुर के कलेक्टर को मिला,
कोल्हापुर का कलेक्टर बोले भाई हमारे यहाँ तो पानी की कोई किल्लत नहीं, आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ पे बहुत पानी है। मैंने बोला ठीक है भाई, आप बोल रहे तो। ऐसा फिर हर कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, सीओ इनको मिलते हुए ऐसा हर साल धूपकाल मेरा यही काम में गया। शुरू में साधारणतः 2001 और मैं पूरा घूमा, और फिर महाराष्ट्र के अमरावती में पहुंचा मैं 2001 में। वापस आते आते मैं बस की टिकट निकालता था 7 दिन की, क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च करना नहीं इस काम के लिए, क्योंकि अपन सामाजिक काम करना है। तो सामाजिक काम की दृष्टि से 7 डेज का मैं अपना लाल डब्बे का गाड़ी में बैठता था और प्रवास करता था, या फिर ट्रेन में लॉन्ग डिस्टेंस रहता है तो पहले ट्रेन से निकल जाता था, फिर वहां पे बस से निकलता था। ऐसा करते हुए एक एक डिस्ट्रिक्ट को मिलना, उनसे बात करना, कुछ वहां पे लोकल लोग मिल गए तो उनसे चर्चा करना, ऐसा करते हुए मैं अपना सिलसिला चालू रखा। अमरावती पहुंचा, ये पत्र उनके तरफ भी पहुंचे थे, सब तरफ मेरे पत्र सब तरफ गए थे। काफी लोगों ने उसको मेरे को सहारा भी, कुछ लोगों के उनके तरफ से फोन भी आए मेरे को कि सर पॉइंट है, हमने आपका नोट किया है, आप यदि कहीं आप हमारे तरफ आएंगे तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। ऐसे करते हुए कुछ औरंगाबाद के कलेक्टर थे, उनसे चर्चा हुई मेरी। फिर अकोला के कलेक्टर थे अनूप कुमार जी, उनके साथ चर्चा हुई। फिर मैं अमरावती के कलेक्टर अपना डिविजनल कमिश्नर की तरफ आया। उस समय कैप्टन देशपांडे करके डिविजनल कमिश्नर थे, और उनसे चर्चा करने के बाद वो जो पीए होता है ना, वो बोले सर को अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, बोले आप अभी सर के पास टाइम नहीं है, उनका थोड़ा सा बिजी, तो हाँ बिजी शेड्यूल है आज का, तो ऐसा करो बोले आप आज के बदले कल आइए। तो मैंने सोचा यार मैं कल तो नहीं आ सकता हूँ, आज आया हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट करूंगा, आगे के डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला तू चिट्ठी भेजने का काम कर, तेरा काम क्या है, चिट्ठी भेजने का काम कर, बोला, बस इतना ही बोला उसको। उसने मेरा आग्रह देख के और मेरा आवाज थोड़ा सा बढ़ा के देख के उसने चिट्ठी भेज दिया अंदर। उसने तुरंत बुला लिया देशपांडे जी ने, कैप्टन देशपांडे, उन्होंने बोला तुरंत बुला उनको, बोले। वो आदमी मेरे साथ 2 आवर्स ही इंटरेक्ट विथ मी, कैसा हो रहा है, समस्या क्या चल रही है, कैसा हो रहा है। साधारणतः 2 बजे पहुंचा था मैं, 2 से 4 बजे तक उनके साथ इंटरेक्शन हुई। फिर उनके एकदम दिमाग में आ गया कि अपने को कड़बे जी को डिस्ट्रिक्ट का आज पानी टंचाई का बैठक चालू है कलेक्टर के तरफ, तो इनको वहां पे भेजना जरूरी है, क्योंकि वहां पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आके मीटिंग में बैठे। मैंने भी सोचा, सर ने मेरे को बताया कि आप ऐसा कीजिए, पीओ को बुलाया, इनको गाड़ी से कलेक्टर ऑफिस पहुंचा दो। तो मेरे को गाड़ी से वो कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचा दिया, और मैं बोले फोन भी करता हूँ कलेक्टर मैडम को, आप जाइए, बोले उनसे बात कीजिए। मैंने चिट्ठी पीओ को फिर से चिट्ठी लिखा मैंने, और चिट्ठी भेज दिया अंदर। तो वहां पे मीटिंग चालू थी, मनीषा वर्मा करके कलेक्टर थे वहां पे उस समय। मनीषा वर्मा जी ने मेरे को बोला कि अभी समय नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी मीटिंग नियर अबाउट खत्म होने आई है। मैंने बोला ठीक है, अब आपकी मीटिंग है, मैं तो एक यानी ऐसा समय पे आ रहा हूं कि आपकी मीटिंग भी खत्म हो रही है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है। नहीं, उस समय कैप्टन जी का फोन आ गया पीए की तरफ, और वो मैडम को 2 बोले फोन, तो वो अंदर फोन देके मैं वापस बाहर आ रहा था, और मैं अंदर जाने का ऐसा जो सिलसिला चला, उसमें बोले अरे वो कड़बी जी को अंदर भेजो। मैडम बोले कड़बी जी को अंदर भेजो, कैप्टन जी का फोन आया, बोले। मैंने बोला अभी तो बोले तुम समय नहीं है। नहीं, बोले बुलाया, बोले आप अंदर जाइए, जरा बुला रहे मैडम बुला रहे। फिर अंदर जाने के बाद मैडम बोले मेरे को 5 मिनट है सिर्फ। ठीक है, 5 मिनट सफिशिएंट है मेरे लिए, आपसे 5 मिनट में जो भी बात होंगी मैं करने को तैयार हूं सबसे। मेरे को 5 मिनट में जो शब्द बोलना था मैं धड़ 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 बोल दिया। मैंने उनको एक बात आखिरी में बोली कि देखो, बोला इस देश के पॉलिटिकल लीडर्स जब पानी नहीं रहता है तो आपके तरफ आंदोलन करके मटके लेके आते हैं और आपके सामने मटके फोड़ते हैं। जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है या उनकी है? और ये कहे कि मैं रुक गए, 5 मिनट मेरे हो गए। सब जन जो बैठक में थे, एसडीओ थे, बीडीओ थे, सब लोग थे, पानी टंचाई कृषि विभाग के थे, सब लोग। अरे सर को बोलने दो जरा, 5 मिनट और बात करने दो, अभी तो कहा थोड़ा उनका बात चालू हुआ है, बात करने दो। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि मेरी बात अभी अधूरी है, मेरे को लग रहा था, लेकिन समय 5 मिनट का दिया था। तो मैंने भी बोला चलो ठीक। तो मैंने उनको फिर थोड़ा सा डिटेल में समझाया
कि भाई इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर्स। और आपको तकलीफ हो रही है, आप पानी टंचाई की बैठक में कौन से पॉलिटिकल लीडर को बुलाया है? तो बोले कोई नहीं। मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो बोले हाँ उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पैसा देते हैं, कहाँ पे प्रोजेक्ट करना, कहाँ पे ये करना, वो तय कर रहे हैं या तुम तय कर रहे हैं। उनकी समझ में आया सारा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब बात होने के बाद कलेक्टर मैडम ने मेरे को बोला कि बात तो बहुत अच्छी कर ली आपने, और मेरे को चेंबर में लेके गए। चेंबर में लेके जाने के बाद बोले ठीक है, ये तो सब ठीक है, हम अमरावती में हमारा एक आदर्श गांव है पारडी करके, वो पारडी गांव में आप हमको कुछ करके दिखाए तो हम आपके बारे में कुछ सोचेंगे। चैलेंज, आप चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे को बोले पारडी गांव 1.5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहा है, और सिंबोरा धरण जो है वर्धा नदी पे, वहां से वो 1.5 किलोमीटर है। बोले मैंने बोला यार पानी की समस्या धरण के पास है, डैम के पास है, गंभीर बात है। तो मैंने बोला चलो जाएंगे हम। तो उन्होंने एसडीओ ठाकरे करके थे, जो नागपुर के कलेक्टर थे, रविंद्र ठाकरे, उनको बुलाया, जो बाद में हुए कलेक्टर। उस समय वो एसडीओ वरुड़ में थे, उनको बुलाया। बोले गड़बी जी है, बोले ये चैलेंज अपना स्वीकार किए, बोले इनको पारडी गांव में छोड़ दो। बोले आप ठीक है? बोला आज ही जाएंगे? हाँ बिल्कुल आज ही जाऊंगा। बोला कल नहीं, आज का काम आज करने वाला आदमी। बोला बात जब आज कर रहा हूं तो कल नहीं करूंगा, मतलब काम आज करना है, तो मेरे को गांव में छोड़ दो। बोला चलो ठीक है। बोला फिर मैं उनके साथ गया, गाड़ी में बैठ के, उनकी एसडीओ के गाड़ी में बैठ के उनको बताया कि मेरे को ये वेशी पे छोड़ देना, आप गांव में मेरे साथ ना आना भाई साहब। बोले क्यों, ऐसा क्यों? मैंने बोला साहब सभी सरकारी अधिकारी के बारे में लोगों के मन में अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाहता हूं, मेरे को यहाँ पे छोड़ दो, मैं एक सामाजिक काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, मेरी अपनी वैसी रहने दो, मैं जो कुछ करूंगा यशस्वी होऊंगा, तो सरकारी काम कर रहा हूं ना, आपका ही काम कर रहा हूं। ठीक है बोले फिर यहाँ पे छोड़ दो। बोले मेरे, फिर मैंने उनको यहाँ पे छोड़ने के लिए बोल दिया। रास्ते से 1.5 किलोमीटर अंदर पैदल चलते हुए मैं गाँव में घूम रहा था। मैं गाँव में घूमने लगा, इधर से ये गली से वो गली से, ऐसे देखते हुए गाँव में 2-4 लोगों को बात भी किया, क्यों भाई पानी नहीं है क्या? नहीं बोले पानी नहीं है हमारे। मेरा ऐसा कुर्ता पैजामा ही पहन के घूमता था उस समय भी। घूमते हुए फिर बोला सरपंच कौन है, उसका नाम भी मालूमात किया, प्रकाश सोलह करके उस समय सरपंच था, उससे बात किया। मैंने बोला देखो आज हम रात को 9 बजे आपके गांव के लोगों की मीटिंग लेंगे। बोले काय के लिए? मैंने बोला पानी के विषय के ऊपर मीटिंग लेंगे। तो वो बोले यार ठीक है, हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोले जरूर लेंगे। बोले लेकिन पहले तेरे घर में खाना खाऊंगा। बोला पहले उसके घर में खाना खाया। मीटिंग को 9 बजे लोग आ गए, 50-60 लोग आ गए, गांव के करीबन 200-300 लोगों की बस्ती थी, 60-70 लोग आ गए थे। मीटिंग को शुरू किया। शुरू करते ही बोला मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। बोले क्यों? मैंने बोला आप तो लोग पानी कभी भरते ही नहीं ना, पानी तो आपके घर की महिलाएं भरती है, आपने कभी पानी लाया? तो बोले नहीं हमने पानी नहीं भरा है। महिला ला रही, बोला 1.5 किलोमीटर दूर से, तो आपसे बात करके क्या फायदा? आपको कष्ट मालूम है कुछ? बोले आपने तो बहुत नस पकड़ ली बोले हमारी। तो मैंने बोला आप 15 मिनट के अंदर आपके घर के लोगों को लेके आओ, तब मैं ये मीटिंग शुरू करूंगा, तब तक मैं मीटिंग करने वाला नहीं। कुछ नहीं 15-20 मिनट के अंदर 60-70 महिला सब आ गए गांव की। फिर उनसे मैंने कुछ अलग हटके बात किया। वो गांव वैसा देखा जाए तो अच्छा था, कई घरों में टीवी लगे थे, कई घरों में फ्रिज थे, कई घरों में अच्छे कंस्ट्रक्शन बन चुके थे। मैंने उनको एक सवाल किया, क्या भाई टीवी के लिए पैसा सरकार ने दिया आपको? तो बोले नहीं। फ्रिज के लिए सरकार ने पैसा दिया? तो बोले नहीं। फिर पानी के लिए सरकार के टैंकर की क्यों राह देख रहे आप? क्यों देख रहे राह? क्या जरूरत है सरकार के टैंकर की? या तो फिर सरकार ने आपको टैंकर दिया है, या फिर पानी की दूसरी व्यवस्था खड़ी करना है, ऐसा उसके तरफ जाके कम से कम आंदोलन करो, कुछ तो बोलो उसको। अब 1.5 किलोमीटर जाके हमारी महिला यदि पानी ला रही है, आपको कुछ नहीं लग रहा है? ऐसा जरा थोड़ा सा बोले। फिर
ठीक है बोले, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं बोला देखो बहुत सिंपल है, यदि आप करना चाहते हैं आप में से कोई, तो मैं ये गांव में रुक के हम कल से अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अपने घर का पानी अपने घर में, मतलब बरसात होती है आपके तरफ? होती है बोले। अच्छी बरसात होती है? बिल्कुल अच्छी होती है बोले। उस समय कुएं में पानी रहता? हाँ बिल्कुल रहता बोले। बाद में कहा जाता? बोला बाद में हम यूज कर लेते बोले तो पानी खत्म हो जाता बोले। मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी बराबर है आपकी बात, तो कोई गलत तो आपकी बात है नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि चलो आज हम ऐसा करेंगे, हम प्रकल्प को कल करना प्रारंभ करेंगे। कितने लोग तैयार है? 8 लोग तैयार हो गए सर, कि हम लोग करेंगे, हमारे घर में कुआं है, हम लोग करने को तैयार है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला चलो आज यहीं पे सोना है और कल सुबह उठ के काम को लगना है। और वो दूसरे दिन से हम काम में लग गए, सबको सब समझा दिया, पाइप लाना ये लाना सब ला लिया लोगों ने पैसे से अपने। प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट कर दिया 3-4 दिनों में। पनाड़ी लगानी थी, पनाड़ी भी लगा लिया, वो सब ला लिया, सब कर लिया हमने। लोगों ने नहीं करवाया, लोगों ने पनाड़ी बनाने वाले को बुला लिया गांव में, और वो काम 8 लोगों ने अपने गांव में अपने कुएं का पानी रिचार्ज करवाने के लिए मेथड पूरी डिजाइन कर लिया। मेरे हिसाब से जैसा करना था वैसा भी कर लिया। मैं चलेगा, ये बात है इन द मंथ ऑफ मे, 11 मई 2001 की बात है। आप विचार कर सकते हो, 2001 की बात बता रहा हूं मैं। 2002 के पहले नवंबर महीने में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक कार्यशाला की। उसके लिए फिर मेरे को चंद्रपुर जिले के जो हमारे सीईओ है उन्होंने बोला आपको यह कार्यशाला को जाना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन मैं एनजीओ नहीं हूं, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं, मैं कैसा जा सकता हूं? नहीं बोले आप जाइए, बोले मैं आपकी सुविधा कर दूंगा। बोले आप किसी भी एनजीओ का लेटर लेके आ जाओ। तो उस समय मेरे एक पहचान वाली एनजीओ थी वहां पे, सन्मित्र मंडल करके, उन्होंने मेरे को एक पत्र दे दिया। वो पत्र मैंने ऑफिस को दे दिया, सीईओ को, तो उन्होंने वो पत्र निकाल के मेरे को वहां पे भेजने की व्यवस्था कर। तो औरंगाबाद में ये कार्यशाला थी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और यूनिसेफ, ये दोनों के माध्यम से 5 जिलों की ये कार्यशाला वहां पे हो रही थी। इन्होंने 1996 से तो 2001 तक ये प्रकल्प यूनिसेफ के माध्यम से खड़ा किया था उन 5 जिलों में। पहला जिला है चंद्रपुर, दूसरा जिला है जलगांव, तीसरा रायगढ़, चौथा नंदुरबार और 5वां औरंगाबाद। ऐसा कुछ 5 जिले थे। और वो 5 जिलों में जिन्होंने ये काम किए एनजीओज ने, उनको भी वो मीटिंग में बुलाने के लिए उन्होंने कहा था। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वो वहां जाने के बाद मेरे को पता चला कि इन्होंने क्या किया। देखो फिर मैं चले गया कार्यशाला में भाग लेने के लिए। कार्यशाला में महाराष्ट्र के उस समय जो ये थे ग्राम विकास पानी पुरवठा के जो प्रमुख सचिव थे वो कार्यक्रम में उपस्थित। उनका नाम है ठाकरे जी थे। और रेणु गेरा करके जो है वो यूनिसेफ की प्रमुख थी महाराष्ट्र की, वो भी उपस्थित थी। और जीएसडीए के भी लोगों को बुलाया था। वहां के जो औरंगाबाद के जो 5 जिला का काम देख रहे थे सीनियर जियोलॉजिस्ट, वो भी उस समय उपस्थित थे। तो ऐसे लोग वहां पे उपस्थित थे, कम से कम 40-50 लोगों की वो कार्यशाला चली। प्रेजेंटेशन हुआ यूनिसेफ के तरफ के 5 जिलों में हम क्या हुआ। और 5 जिलों में से सिर्फ एक जिला ऐसा था जिसने पानी का उपयोग किया था, बाकी 4 जिलों में कचरा रखने के लिए वो काम हुआ था। उन्होंने क्या किया था, यूनिसेफ ने 10-10 हजार लीटर की टैंक्स बनाया था घरों के लिए। और 10,000 लीटर के टैंक में लोगों ने पानी भरने का बरसात का, और उसको जब अपने पास पानी नहीं रहेगा तब इसका इस्तेमाल करने का, ऐसा वो प्रोजेक्ट था। 10,000 लीटर पानी, ये तो आदमी भारत का ऐसा है कि कल भरा हुआ पानी दूसरे दिन फेंकता है, नया पानी भरता है। तो ये क्या 10,000 लीटर पानी भर के रहा हुआ धूपकाल में यूज करेगा? तो किसी ने यूज नहीं किया। कड़वा कुटार भर के रख दिया उसमें लोगों ने। चंद्रपुर वाले ने कड़वा कुटार भरा, उधर सिर्फ रायगढ़ जिले में बहुत पानी की किल्लत है करके उन्होंने उसका यूज करते समय दिखाया कि हम लोग यूज कर रहे हैं, पानी भर के रखा है और पानी का यूज चल रहा है। बाकी सब 4 जिलों में से लोगों ने बताया कि भाई हमने इस प्रकार से यूज किया। फिर लंच हुआ। लंच के समय मैंने क्या किया कि जितने भी एनजीओ थे उनके साथ, उनके लिए मैंने अपना लिटरेचर लेके गया था। और ऑलरेडी मैंने ग्रामीण प्राणी पुरवठा विभाग जो है महाराष्ट्र का, उनकी तरफ लेटर का मैंने डिस्पैच करके सब मेरा हो गया था उनकी तरफ। तो स्ट्राइक भी हुआ उनको कि भाई यार मैंने कुछ तो अपने को लेटर भेजा था। फिर से वो दिया मैंने उनको कागज सब क्यों,
इनको भी दिया, रेणु गेरा जी को भी दिया, ठाकरे जी को भी दिया। और खाना खाने के बाद फिर सब हम लोग मीटिंग में आके बैठ गए फिर से। मीटिंग में आने के बाद फिर मैंने विषय को छेड़ा। मैंने बोला कि 10,000 लीटर का पानी का टैंक बांधने के बाद यदि लोग पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, इसका कारण पता चला क्या कि समाज की क्या मानसिकता है। और समाज की मानसिकता के तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हुए हमको कुछ बदल करना पड़ेगा इसमें, कि ये जो 5 जिले के जो गांव हमने सिलेक्ट किए थे, वो गांव में यदि बोरवेल है या कुआं है, वो ड्राई है, तो हम उसको रिचार्ज क्यों नहीं करें। उसको यदि रिचार्ज करेंगे तो लोगों को पानी एक 10,000 लीटर नहीं, लाखों लीटर पानी मिल सकता है। ये विषय मैंने वहां पे रख दिया और सबको दे दिया था पत्र कि अब को ये करना है। सब लोग थोड़े आनंदित हो गए, चलो भाई एक नया विषय अपने सामने आ गया, क्योंकि तब तक किसी के सामने ये विषय नहीं था। लेकिन फिर 2 समस्या उनके सामने आई कि जहां पे कुछ भी नहीं है, मैंने बोला जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे 10,000 नहीं 50,000 लीटर की टैंक बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। आप 50,000 लीटर की इंडिविजुअल्स के लिए बना सकते हो। तो वो प्रोजेक्ट ऐसा था उनका, 60% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देगी, 30% जो है यूनिसेफ देगी और 10% यूजर देगा। इस प्रकार से वो प्रोजेक्ट बना था। उसका नाम था शीतकालीन पानी साठवण योजना। ये मीटिंग होने के बाद 2014 में, फरवरी 2002 में इसका जीआर निकल गया शासन का। और वो शासन का जैसा जीआर निकला वैसा मैं पानीडी गांव को बोला कि देखो आपके लिए जीआर निकला है। उस समय मैं मोबाइल यूज करता था सर, आउटगोइंग 14 रुपए 16 रुपए था, मोटोरोला का छोटा, और इनकमिंग 12-13 रुपए चलता था। फिर भी मैंने बोला नहीं, अपने को अपन काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अपना नंबर रहना चाहिए करके मैं उस समय मोबाइल यूज कर रहा था। हालांकि मेरी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन लाल डब्बे के गाड़ी से घूमना, लेकिन संपर्क के लिए यूज करना, इस प्रकार की मानसिकता मैंने अपने बना ली थी और उस समय करता था। तो प्रकाश सोलो के यहाँ पे फोन किया, एक चक्कर मार दिया कि बोला भाई ये जीआर निकला है, अब आप अपना पूरा प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, आप पूरा इंप्लीमेंट कर दो। इधर कलेक्टर मैडम को बोल दिया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आया, वो जीआर भी निकल गया। कलेक्टर मैडम बोले जीआर नहीं, आप ही इधर आना है। अब जीआर हो गया, अपना काम कर दिया, बोले जीआर नहीं जो, लेकिन आपको हमारे अमरावती जिले में आके काम करना है, हम आपके ट्रांसफर करवा लेंगे चंद्रपुर से अमरावती में, आपको मान्य है। बोला मान्य है, क्यों नहीं, कोई बुला रहा मेरे को, मैं काम करता हूं, मेरे को अमरावती करना क्या, चंद्रपुर करना क्या, और भारत में कहीं भी करना क्या, मेरे लिए समान है, क्योंकि पानी की समझ हर तरफ है। तो वेलकम। उन्होंने मेरी राज्य स्तर पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी ट्रांसफर अमरावती में करवा दिया। फिर मैं अपना काम अमरावती में शुरू किया और काफी वर्क किया वहां पे। जैसा कि अमरावती विद्यापीठ है जो है, वो अमरावती विद्यापीठ टैंकर से पानी चलता था वहां पे। मैं उनको जाके विश्वविद्यालय जो है उनके जो प्रमुख थे डॉक्टर सुधीर पाटिल करके, उनसे जाके मिला और उनको बोला कि आज से हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से हम गांव स्वच्छता अभियान बंद करेंगे। बोले क्यों? मैंने बोला गांव स्वच्छता अभियान करने के बाद दूसरे दिन फिर से गांव स्वच्छता करने के लिए हमारा स्टूडेंट जाता है क्या वहां पे, या फिर 7 दिन का वो कार्यक्रम रहता है, 7 दिन गांव अच्छा रहेगा, 8वें दिन जाके कभी देखा क्या किसी ने? तो बोले नहीं देखा होगा यार किसी ने। 9वें दिन देखा क्या, या कोई गांव का कोई आदमी जाके देख रहा है क्या कि गांव स्वच्छता लोग कर रहे हैं? तो बोले नहीं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जाते हैं, हमारा 7 दिन का प्रवचन करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, लोगों का इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। बोले फिर क्यों करते हैं, इसको बंद करो, मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ। बोले क्या प्रोजेक्ट है आपका? बड़े खुश हो गए। मैंने बोला पानी का जल संधारण का प्रोजेक्ट करेंगे, लड़कों को भी मालूमात होगी और गांव वालों को पानी मिलेगा, जो आज गांव की किल्लत चालू है वो भी दूर हो जाएगी। बोले अच्छा है। तो उन्होंने उसको मान्य कर लिया और 5 जिलों में जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उनके एनएसएस के सब प्रमुखों को बुला के मेरा एक लेक्चर उनके लिए फाइनल कर दिया और बोला कि ये जो बताएंगे ये सुनो और अपने एनएसएस के कार्यक्रम में इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये कार्यक्रम हो गया वहां पे।
फिर मेरे को क्या बोले, अरे यार तू तो बात तो कर रहा है, लेकिन ये मेरा जो है एरिया, ये 400 एकड़ का जमीन है बोले यहाँ पे हमारा। अब ये 400 एकड़ के जमीन में हमको टैंकर से पानी लाना पड़ रहा है, क्या करेंगे बोले इसको भी सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान है बोला। फिर मैंने उसका सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करके उनको बजट दिया, और बजट देके उनको बोला कि ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एट द सेम टाइम सार्वजनिक बांधकाम विभाग डिपार्टमेंट जो है हमारा गवर्नमेंट का, उससे जाके मिला, उनको बोला कि ये हमको करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वहां पे अच्छे लोग थे, देबड़वार करके वहां पे चीफ इंजीनियर थे, इज ए वेरी जेंटलमैन। बाद में वो नागपुर में भी थे, बाद में बंबई में भी गए, बहुत अच्छा काम करने वाला इंसान, उल्लास देबड़वार करके उनका नाम माने जाते हैं आज महाराष्ट्र में, सब जानते हैं उसको। तो बहुत अच्छे थे, उनसे मेरा अच्छा रेपो जमा, उनसे मैंने अच्छी इंटरेक्शंस किया, और उनको बोला कि हमको ये मजदूरों से करना नहीं है, हमारे इसको हम जरा एक अलग ढंग से इसको बनाएंगे। बोले चलो बनाओ। तो मैंने आईटीआई के स्टूडेंट के माध्यम से, आईटीआई में कुछ कोर्सेस होते हैं, फिटिंग होता है, प्लम्बर्स होते हैं, ये कोर्सेज चलते हैं। ये आईटीआई में एक पीओटीएस नाम की स्कीम चलती है, तो ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्कीम, तो इसमें लड़कों को पैसा मिलता है, उन्होंने यदि कुछ काम करते हैं तो। मतलब ये स्कीम के माध्यम से हम ये प्रोजेक्ट को बनाएंगे। सुधीर पाटिल जी जो थे, उनसे भी बात किया वीसी से, तो बोले एग्री है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट उनका भी 18-19 लाख का बना। 10 बिल्डिंग का हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, सिर्फ खुदवाने के लिए मजदूर को लगाया, और बाकी पूरा प्रोजेक्ट लड़कों ने किया। सब लड़कों को 10-10, 12-12 हजार रुपए पैसे मिले, और पूरा प्रोजेक्ट का 3.5 लाख रुपए का सेविंग किया हमने, जो कॉन्ट्रैक्टर को जाते थे, भ्रष्टाचार की तरफ जाते थे, वो बचाए। बोला नहीं, ये नहीं जाएंगे, हम जो काम कर रहे हैं वो काम के माध्यम से पैसा भी बचना चाहिए, पानी भी बचना चाहिए, और भ्रष्टाचार भी रुकना चाहिए। ऐसा तीनों फेज में हमने वो काम किया। लड़के बड़े खुश हो गए, क्योंकि लड़कों को जो आज नया प्रोजेक्शन मिला भविष्य के दृष्टि से, वो वहां पे मिला उनको पहली बार। तो ऐसा करके हमने वो पूरा प्रोजेक्ट किया, और आज आप मेरे को बताने में बड़ी खुशी है कि पूरे भारत में पहली यूनिवर्सिटी है भारत में कि जहाँ पे पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट किए गए हैं, और 2004 के बाद वो टैंकर मुक्त हो गया। सर, एक आप बार बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, ये कहाँ तक कारगर है सर? कहीं ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, ऐसा नहीं लगता? हाँ, जैसा मेरे घर में मैंने आपको बताया कि ये बरसात जो है, ये बरसात में कुछ गड़बड़ है। अब ये बरसात की गड़बड़ी के कारण मेरे घर में फाल्सीफेलम मलेरिया का जो मॉस्किटो ब्रीडिंग हुआ था, ये घातक है, ऐसा मेरे को जैसा पता चला। तो फिर मैंने भी कुछ प्रयोग किए, ये भी बताया मैंने, पंचगव्य का उपयोग किया, गोबर और गोमूत्र मैंने अपने कुएं में डाला था, तो उससे कुछ कंट्रोल हुआ था। तो ऐसा मैं करते गया, अपने घर में कर सकता था, सबको नहीं बता सकता था। तो ऐसे प्रोसेस में जो हम कर रहे थे, ये मेरे समझ में आया कि ये जो हम कर रहे हैं ये अगेंस्ट द नेचर है। दिस इज अगेंस्ट द नेचर, दिस इज आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड। जैसा नेचुरल बच्चा पैदा होना चाहिए, वैसा हम लोग सीजरिंग करके बच्चा पैदा कर रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल मेथड है, ये आर्टिफिशियली होती है, और इसके कारण ये आर्टिफिशियल मेथड इज नॉट गुड फॉर द नेचर। क्योंकि मैं अनुभव कर चुका था कि मेरे यहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड हो रहे थे, तो मेरे को इंडिकेटर ये मिला कि हमारी बरसात खराब हो रही है। अब खराब क्यों हो रही है? कि हम लोग प्रदूषण कर रहे हैं, हमारा जंगल खत्म हो रहा है, हमारा जंगल का प्रमाण कम होता है। ऐसा कम होते हुए उसका परिणाम हमारे बरसात के ऊपर हो गया। तो ओलावा फाउंडेशन के जो फाउंडर अध्यक्ष है अरविंद कड़बे जी, इन्होंने जिस तरह का काम शुरुआत की थी, पूरे देश भर में जो है उनके साथ में तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और उनका एक काम बदस्तूर जारी है। नागपुर में भी कुछ लोग उनके साथ में जुड़े हैं, जो नागपुर में इनका काम संभाल रहे हैं। सर, किस तरह से ओलावा फाउंडेशन से जुड़कर आपका ये सिलसिला शुरू हुआ है, क्या बताएं? ये हमारे संस्थापक अरविंद जी कड़बे, इन्होंने जो 25-30 साल से काम चालू है, नागपुर में भी सक्रिय काम होना चाहिए था, इस दृष्टिकोण से आज ये 16 जुलाई को हमारी नागपुर शाखा की स्थापना हमने की है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और एक टीम हमारे पास अभी नागपुर की तैयार है, जिस हमारे जो सब्जेक्ट है, जैविक जल, प्लास्टिक मुक्त भारत करना है, और वैदिक प्लास्टर, वैदिक पेंट, ये जो हमारे 3-4 सब विषय है, उसके बारे में हमने कार्यशाला लिया था पिछले महीने में। इसको हमारा अच्छा प्रतिसाद मिला, 60-70 लोग उस कार्यशाला में आए थे।
4 सब्जेक्ट हमने रखे थे और हमारा जो संकल्प है कि ओलावा फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो नागपुर में सक्रियता से उसको फैलाना, उस उपलक्ष्य में हमने कार्यशाला लिया था, उसका हमारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी हमने 15 अगस्त के दिन कुछ स्कूल में भी प्लास्टिक मुक्ति के बारे में बच्चों को उसके बारे में बताया। स्कूलों में कॉलेज में भी हमारा प्रचार अभी चालू है, कार्यकर्ता उस विषय में और हम कार्यशाला लेने के लिए हमारे लोगों ने बोला है, तो वैसी कार्यशाला हम और लेंगे और इस विषय का प्रचार। और नागपुर में ओलावा फाउंडेशन का उद्देश्य है कि जल शुद्धिकरण माने जैविक जल और सेंद्रीय खेती और वैदिक प्लास्टर और वैदिक पेंट, जो अभी कुछ दिनों में फैक्ट्री भी उसकी चालू होने वाली है, उस हिसाब से काम करना हमारा तय किया है। तो ओलावा फाउंडेशन को लेकर जिस तरह की नागपुर की टीम बनाई गई है और नागपुर के जो लोग हैं जो जल शुद्धिकरण को लेकर अपना योगदान दे रहे हैं, हमारे साथ में और एक सदस्य जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह से ओलावा फाउंडेशन से आप जुड़े हैं और किस तरह से इस जल शुद्धिकरण के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या बताएंगे? अभी 1987 से हमारे जो ज्येष्ठ है माननीय अरविंद जी कड़वे, ये पूरे भारत भर में इसका काम कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने 16 जुलाई से ये अपना नागपुर का काम शुरू किया। उसके पश्चात सभी लोगों से जुड़कर, लोगों को मिलकर, लोगों को बताना कि ओलावा फाउंडेशन जल शुद्धिकरण के बारे में जो कर रहे हैं उसमें आप लोग जुड़ो और हमारे साथ में आओ, हमारे साथ में आके जल शुद्धिकरण में क्या प्रक्रिया हो रही है और प्लास्टिक मुक्त भारत जो अभी भी हमने हाथ में काम लिया है वो भी क्या है, तो लोग उत्साह है उसमें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है। नए नए लोग हमको पूछ रहे भैया ओलावा फाउंडेशन क्या है, अभी तक नागपुर में नहीं था। हमने बोला 1987 से नागपुर में नहीं है लेकिन भारत भर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इसमें काम कर रहे हैं। नागपुर में हमने अभी काम चालू किया, एक महीना हुआ और जो हमारी कार्यशाला हुई उसमें निरे के माननीय संचालक अतुल जी वैद्य को उनको हमने आमंत्रित किया था। उन्होंने भी हमको ये जल शुद्धिकरण के बारे में बहुत सारे मार्गदर्शन किए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अगेंस्ट द नेचर है, ऐसा हम लोग बताने लगे क्योंकि मेरे घर में समस्या हो गई। फिर मैं इसके ऊपर जब अध्ययन कर रहा था कि हमारी जो नदियां बह रही थी वो 12 महीने बह रही थी, लेकिन आज हमारी नदियां जो है वो कुछ महीने बहती है, बाद में सुकड़ जाती है। ऐसा सब विचार करते हुए मैंने एक किताब का भी लॉन्च किया बीच में, ओलावा करके। ओलावा यानी जमीन, मिट्टी का ओलावा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे देश में जो है ना, पहले जब हम नेचुरल फार्मिंग करते थे 1960 के पहले, तो उस समय जो मिट्टी हुआ करती थी उसकी एक विशेषता थी, उसका एक गुणधर्म था। वो गुणधर्म ऐसा था कि 4 महीने हमारा रेगुलर वाटर, रेन वाटर होता था, बरसात का पानी होता था, और अगले 4 महीने जो है वो 2 बिंदु की खेती होती थी। 2 बिंदु का 2 गिरते थे और पूरी हमारी जो जमीन है ना वो आधा इंच रोज का पानी मिलता था उसको। आधा इंच पानी, सर, कैन यू बिलीव? आधा इंच पानी मतलब कितना, और वो भी साइलेंट, यानी वो पानी अंदर ऐसा धीरे से जाता था। तो रात भर में जो 2 बिंदु का बरसात होती थी वो 4 महीने, और ये बरसात 4 महीने, ऐसे हमारे देश में 8 महीने की बरसात चलती थी। लेकिन जब से हमने रासायनिक खेती का कारोबार शुरू कर दिया, ये सब हम खो चुके, समाप्त हो गया सर, कुछ भी नहीं बचा आज। जब भी हम रासायनिक खेती करते हैं तो प्यास लगती है, जमीन को प्यास लगती है। आज देखो 15 दिन हुए बरसात नहीं हुई है। हमारे खेतों की तरफ जाके देखो, जिसके यहाँ पे पानी देने की व्यवस्था है वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, अदरवाइज तो आज सब खत्म हो चुका है। रासायनिक खेती भूजल को प्रदूषित कर रही है सर? भूजल 100% कर रही है सर। मेरे पास डॉक्यूमेंट है। सबसे ज्यादा पहले हमारे देश में रासायनिक खादों का कार्यक्रम चालू हुआ पंजाब और हरियाणा में, और इधर आंध्र प्रदेश में। ये 2 जगह पे, 3 जगह पे चालू हुआ। सतलज नदी पे डैम बना भाकरा नांगल, और इधर कावेरी पे डैम बना पहला आंध्र में। ये 2 डैम का पानी खेतों में चलने लगा उस समय करके, वहां की खेती अच्छी फल फूल हुई।
लेकिन वहां की जो पोरस जमीन थी पहले, उसमें जो जीव थे, वो जीव और रासायनिक खादों का उस समय कॉम्बिनेशन होने के कारण शुरू में अच्छी फसल आई, और बाद में आज की तारीख को जमीन बंजर हो गई है सर। हेवी वहां की जमीन जो है ना, वो पहले सादा ट्रैक्टर लगता था, आज हेवी ट्रैक्टर से उसको करना पड़ रहा है। हेवी ट्रैक्टर्स, हमारे यहाँ पे जो ट्रैक्टर लगे हैं ना, वहां पे खत्म होता है, वो ट्रैक्टर इधर आता है। जो ट्रैक्टर उधर काम नहीं करता पंजाब और हरियाणा में, वो ट्रैक्टर हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसी आज की परिस्थिति है। तो इतनी खराब जमीन हो चुकी है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, कृषि यूनिवर्सिटी जो है, उसका रिपोर्ट मेरे पास है सर कि 90% ऑफ देयर भूजल इज सफरिंग फ्रॉम आर्सेनिक। तो ये तो भारत में हर जगह पे इस्तेमाल हुआ, हर जगह पे फिर ये घूमने लगा। और 1970 तक तो हरित क्रांति हो गई थी, बोल रहे थे। फिर हरित क्रांति होने के बाद तुम्हारे और मेरे को तो 72 में मिलना चाहिए ना। हरित क्रांति चल रही थी 3 स्टेट में, हरित क्रांति यानी उधर गेहूं चावल पंजाब और हरियाणा में, और इधर साउथ में चावल। लेकिन 72-73 में दुष्काल हो गया, और हमको क्या खाना पड़ा? मिलो। क्या खाया? लाल गेहूं, वो उधर से आया था, अमेरिका से। तो मेरे को एक बात बताओ सर, जब हमारे देश में ये हरित क्रांति का डंका बज चुका था, तो उस समय एक परिस्थिति बताऊंगा मैं। मेरे चाचा थे लाखनी में, वो लाखनी से अपने बैग में भर के चावल लाने की कोशिश किया उन्होंने, तो उनको भंडारा के स्टेशन पे पकड़ लिया, बस स्टैंड पे, और वो जब्त कर लिया चावल का बोरा, ये चावल की थैला जो है वो जब्त कर लिया। तो उस समय हमारे देश में जिल्ला बंदी थी, इधर का अनाज उधर नहीं जा सकता था, जिल्ला बंदी थी अनाज को लेकर। तो कहां पे मिलेगा पंजाब का गेहूं मुझे? तो पंजाब का गेहूं गया कहा, चावल गया कहा, आंध्र का चावल कहा गया, और मेरे को क्यों मेलू खाना पड़ा? इसका आंसर आज तक कोई नहीं दे पा रहा। और हमारे देश में अमेरिका से जो आया है, वो हम लोगों ने उस समय खाया है। उस समय हमारे देश में पानी था कुएं में, लेकिन अन्न नहीं था। और 2018 में हर घर में अन्न था, लेकिन पानी नहीं था। ये स्थिति हुई है रासायनिक खादों के माध्यम से। सर, जैसा कि आपने बताया कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो प्रकृति के खिलाफ है, किसानों की खुशहाली के लिए जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है उन्होंने जो रोड बनाने का, रास्तों का काम किया, उस बीच में उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे तालाब बनाए, वो भी किसानों की खुशहाली के लिए बनाए थे। इस तरह नहीं, बिल्कुल आज के परिस्थिति में उन्होंने जो किया, वो आज के परिस्थिति से एकदम ठीक है। वो दीर्घकालिक उपाय योजना नहीं है। दीर्घकालिक उपाय योजना हमारे देश में यदि हमको करना है, तो हमको अपनी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था जो पारंपरिक व्यवस्था थी, वो क्या करती थी, ये सोचना पड़ेगा। इसके बारे में मालूमात करना पड़ेगा। हमारे देश में 2 प्रकार की नदियां बहती है हजारों साल से, कल और आज की नहीं है। एक है हिमालय से बहने वाली नदियां, और दूसरी हमारी जो जहां पे बर्फ नहीं है वो वाली नदी है। 2 टाइप की नदियां भारत में। जब हिमालय की नदियां धूपकाल में जब तपता है उधर, तो उसका पिघलना चालू होता है, वो पानी फिर आता है। तो गंगा जमुना इधर की जो नदियां है वो भरभरा, फिर आसाम की नदियां, ये सब बर्फीली नदियां है। लेकिन हमारी कावेरी, गोदावरी, यहाँ पे कोई बर्फ नहीं है, फिर भी ये 4 महीने 12 महीने बहती थी। देखो कितना मजे, यानी सोचने की बात है ना। बरसात 4 महीने और फिर भी नदियां 12 महीने बह रही। तो इसका क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। तो हमारी जो बरसात होती थी उसके घंटे थे 1600 घंटे 1950 से 60 तक। 1900 से लेकर तो बीच में भी कभी गिने तो ये करीबन 1600 घंटे चलती थी। है 4 महीने में, लेकिन 1600 घंटे चलती थी। और आज चल रही है 300 घंटे में खत्म हो जाती है। बरसात उतनी ही है, बरसात का रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ है। 1100 मिलीमीटर भारत का एवरेज रेनफॉल है, पूरे भारत का। फिर भी भारत में 3.5 लाख गांव में पानी नहीं मिलता। ये आज की परिस्थिति है। इसका मूल कारण क्या है? देहात में तो ठीक है भाई, वहां पे तो जमीन खुली है। शहरों में तो
देखेंगे तो सीमेंट कंक्रीट बन गया है पूरा। तो दोनों जगह पे परिस्थिति खराब है। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि सीमेंट के ऊपर से पानी स्लिप हो सकता है, काली मिट्टी के ऊपर से पानी कैसा स्लिप हो रहा है? पहले तो नहीं होता था। पहले हमारा जो नदियां बहती थी वो बगैर मिट्टी की बहती थी, और आज हमारी पूरी नदियां मिट्टी के पानी को लेके बह रही है। बरसात का पानी अपनी मिट्टी लेके जा रहा है। इतनी भयानक रेन अभी हो रही है कि हम विचार भी नहीं कर सकते उसका। ये क्यों हुआ? ये रासायनिक खादों के कारण हुआ है। रासायनिक खादों ने सबसे डेंजरस काम जो किया है वो, यानी रासायनिक खाद मतलब क्या मालूम है क्या? बारूद डालना है, बारूद, नाइट्रेट्स डालते हैं वो लोग। ये नाइट्रेट डालना ठंडे प्रदेशों में ठीक है, लेकिन हमारा प्रदेश गर्म प्रदेश है। हमारे देश के साइंटिस्ट ने 1955 से 60 में उनको बताया था देश के राज्यकर्ताओं की अपने यहाँ पे आप कृपा करके रासायनिक खादों का उपयोग ना करें, बताया है। डॉक्टर दक्षिण दास करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया सरकार को। फिर भी सरकार ने वो जो पाड़ेगांव संशोधन केंद्र में ये जो संशोधन कर रहे थे उसको बंद किया, और रासायनिक खादों को तो सरकार बहुत प्रमोट करती है सर। क्यों करती है? उनको मालूम ही नहीं ना प्रत्यक्ष में क्या करना चाहिए। भाई पाश्चात्य ने जो जो किया वो हम कर रहे हैं। हमारे देश में वैद्य था, हमारे देश में वैद्य था, बराबर है। कितना था? एक गांव में एक वैद्य होता था और पूरे गांव को ठीक ठाक रखता था। आज हर गली में डॉक्टर है, फिर भी हमारा स्वास्थ्य खराब है। अच्छा है? नहीं ना। हॉस्पिटल में जाएंगे तो भरे हुए हैं आज भी। कोई डेंगू से है, कोई दूसरे मलेरिया से है, कोई टाइफाइड से है। क्यों? आप तो सबसे बढ़िया पानी भेज रहे हैं। आप कहते हो ना कि कारपोरेशन सबसे बढ़िया पानी आपके घर में भेज रहा है, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि आप इसको यदि 7 दिन रखोगे तो उसी में डेंगू का मच्छर तैयार होता है। ये एडवर्टाइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो कितना खराब पानी है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सर, स्वास्थ्य को लेकर बात निकली है, अपनी संस्था जो है वो स्वास्थ्य को लेकर भी काम करती है, लोगों के हित में किस तरह से काम होता है? सर, हम लोग 2 तरह से काम कर रहे हैं अभी। एक तो जैविक पानी और दूसरा है स्वास्थ्य। हर मनुष्य के शरीर में 70 से 75% पानी होता है, और पानी हर आदमी को या हर जीवित व्यक्ति को, फिर वो लिविंग बीइंग जितने भी है, फिर जलचर प्राणी हो, सबको। आज वर्ल्ड में जलचर प्राणी खत्म हो रहे हैं, तो इन सबको जो पानी चाहिए वो पानी होता है लिविंग वाटर, जैविक पानी बोलते हैं उसको, या फिर उसको ऑक्सीरिच वाटर बोलो, या फिर अल्कलाइन वाटर बोलो। हमारी जो सब नदियां थी वो अल्कलाइन वाटर से चलती थी। इको फिल्टर के सहायता से वो सब पानी आता था। आज सब इको फिल्टर बंद है, क्योंकि रासायनिक खादों ने सब हमारे केंचुओं को मार डाला। हमारे जीव जंतु जमीन के सब खत्म हो गए, और आज के तारीख को हमारे जमीन में कुछ भी नहीं है। हमारी मिट्टी मर चुकी है सर, मरी हुई मिट्टी है वो। ये मरी हुई मिट्टी में जमीन के ऊपर जब कीड़े दिखते हैं तो पहले हमारा क्या साइकिल था मालूम है? ये साइकिल जब इको साइकिल अच्छी थी, तब यदि कुछ आ जाती थी तो जमीन में से ही उसको मारने के लिए दूसरा कीड़ा आ जाता था। लेकिन आज के तारीख को फवारनी करके मारना पड़ता है, इंजेक्टिसाइड्स मारते मारते हम लोग जी रहे हैं। और वो तैयार हुआ जो अन्न होता है, फिर बैगन हो, आलू हो, जो भी है वो हम लोग खा रहे हैं और डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं। सर, हॉस्पिटल की संख्या भारत में मिनिमम थी 1950 में, आज मैक्सिमम है। क्यों? स्वास्थ्य बिगड़ गया पानी के कारण। तो बेसिक पानी है। आज जो हम शहरों में जो पानी दिया जा रहा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिया जाता है। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भारत में 1950 में आए कैसे, इसकी भी एक कहानी है। यूनिसेफ और WHO ने एक बहुत बड़ा गेम किया, ऐसा मुझे लगता है। और आज क्यों लगता है? क्योंकि आज वो बोल रहे हैं कि आप RO का पानी मत पीजिए, आप प्राकृतिक पानी पीजिए। अब मेरे को बताओ, प्राकृतिक पानी है कहां भारत में? कहां पे बताओ मेरे को? एक भी कुआं दिखा दो प्राकृतिक पानी का, तो आज मिलना कठिन हो गया है।
तो प्राकृतिक पानी खत्म होने के बाद आप बोल रहे मेरे को प्राकृतिक पानी पियो, लेकिन ये 50-60 साल में हमारा जो सत्यानाश कर दिया उसका क्या? हमारा पानी जो था, हमारे टंकियों से जो पानी हमारे घर तक पहुंचता है वो नेचुरल वाटर नहीं है। नहीं सर, वो तो बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लांट है, वो पूरा ट्रीटिंग वाटर है। उसमें तो सबसे पहले वो आता है नदियों से या डैम से। वो डैम जो जलाशय भरे है उसमें से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लेने के लिए, हम पानी को क्लीन करने के लिए लाखों टन एलम का उपयोग होता है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग होता है, जब जाके वो क्लीन होता है। जैसा हम लोग तुरटी बोलते हैं, उसको तुरटी घुमाते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसे लाखों टन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारत का पूरा सिस्टम लाखों टन यूज कर रहा है। वहां से पानी नेक्स्ट टैंक में जब आता है तब उसमें ब्लीचिंग का एडिशन होता है और उसमें आगे आता है, फिर उसको क्लोरिनेशन का डोज दिया जाता है। ये सब जिंदा पानी नहीं है, ये मरा हुआ पानी है। तो आदमी मरेगा नहीं तो क्या होगा? आज आदमी मरा हुआ है सर, उसको जिंदा करने के लिए उसको जिंदा पानी चाहिए। अभी जिंदा पानी बनाने के लिए हमारे देश के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, वंडरफुल वर्क। अभी जो वंडरफुल वर्क किया है इसको मैं आप 5-10 मिनट में इसको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये ही आज आने वाले दिनों में हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होने वाली है। आने वाले दिनों में पक्का है, क्योंकि हम भारत की एक विशेषता ऐसी रही है, भारत की विशेषता ऐसे कि इसने वसुधैव कुटुंबकम की बात जब करता है तो यहाँ के जो साइंटिस्ट भी है वो ऋषि के समान है। वो अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उसमें से समाज के लिए अच्छा क्या देना इसका ज्यादा विचार करते हैं सामान्यता। लेकिन वर्ल्ड ने हमको क्या दिया है, ये जब हम विचार करते हैं, हमारे समान सामाजिक काम करने वाला कार्यकर्ता जब विचार करता है तो मैंने देखा कि आरओ की जननी क्या है, आरओ कहां से आया है, लोगों को मालूम नहीं है सर। मैंने कई लोगों को पूछते रहता आरओ कहां से आया, तो नहीं मालूम, बस हमारे घर में आ गया। तो मैंने आपके घर में आने के पहले कहां लगा था? मैंने उनको बताया कि भाई आरओ की जननी है बॉयलर प्लांट्स। ये बॉयलर जो होता है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगते हैं या हमारा जो बिजली चलता है वहां पे बॉयलर्स लगते हैं। ये बॉयलर में 0 TDS का पानी देना पड़ता है, इसलिए आरओ प्लांट्स की निर्मित हुई। वैसी फ्रीज की भी निर्मित हुई है। फ्रीज की निर्मित काय के लिए हुई है मालूम है? वो हुई है लंदन में। लंदन का टेम्परेचर -40 जाता है तो वहां पे जो मेडिसिन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो मेडिसिन अच्छे रहने के लिए उन्होंने फ्रीज का डेवलपमेंट किया। -40 में नहीं रह सकता। जैसा शुरू में हमारे को बताया गया कि भाई आपके तरफ जो कंप्यूटर हम भेज रहे हैं उसको एसी लगेगा, हमको चूतिया बनाया गया। और आज हमारा कंप्यूटर कहीं भी चलता है, रास्ते में भी चलता है। आज तुम्हारा एटीएम देखो, एटीएम को बताया गया लगाते समय कि इसको एसी के सिवा ये चलेगा नहीं। आज पूरे भारत में एटीएम में एसी लगे लेकिन कोई एसी चालू नहीं है, सब एसी बंद है। कितना लूटा गया सर देश को, कौन सोच रहा है? लाखों एसी एटीएम लगे हैं, लाखों घरों में करोड़ों लोगों के घर में आज कंप्यूटर है, एक के घर में भी एसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है सिस्टम। लूटने का जो एक बड़ा सिलसिला, हमारा पैसा कैसा गया ये सामान्य आदमी को पता भी नहीं चल रहा है। पैसा कमाया देश के लोगों ने, लेकिन पैसा जा रहा कैसा ये नहीं समझ रहा है। ये सब जो ग्लोबल है ना, ये लूटने का कार्यक्रम है। ऐसा ही लूटने का कार्यक्रम आरओ प्लांट का हमारे हर घर में चला। लेकिन हमारे देश के किसी आदमी ने ये नहीं सोचा कि मेरे को जो कारपोरेशन को मैं उसको पैसे दे रहा हूं, वो कारपोरेशन के ऊपर कोई ग्राहक मंच के माध्यम से, ग्राहक पंचायत के माध्यम से कोई केस की जाए कि भाई आप पानी गंदा भेज रहे, देखो ये आरओ वाला मेरे घर में आया था, ये बता रहा कि आपके घर में आने वाला कारपोरेशन का पानी गंदा है, इसलिए वो मेरे को बोल रहा है कि आप आरओ का प्लांट लगाओ। लेकिन किसी ने भारत में आज तक कंप्लेंट नहीं किया है सर। ये है रियलिटी, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे। जब तक भारत देश दूसरे के लिए जीने का सोचता था तब तक हम लोग निस्वार्थी थे। लेकिन पिछले 50 साल से जो अन्न, हवा, पानी सब हमारे शरीर में चल रहा है ना, इसमें मन मस्तिष्क भी बिगड़ चुके हैं। ये अन्न जो है ना, ये हमारे मन मस्तिष्क में स्वार्थी बनाने के लिए बनाया हुआ अन्न है। ये सही बात है। सच्ची बात कोई बोलता नहीं है। सच्ची बात बोलना बहुत कठिन है आज के तारीख। ये परिस्थिति आ गई है, भाई भाई का नहीं पट रहा सर। क्यों?
तो सच्चा कड़वा होता है ना। फिर छोटा है बड़ा है इसमें भी भेद हो जाते हैं। बड़ा को लगता है मेरा ही सही है और छोटा बोलता है सही मेरा होने के बावजूद भी वो सही है। ये आज की परिस्थिति में है और हर घर के लोग झगड़ा चल रहा है सर छोटे छोटे बातों के लिए। ये परिस्थिति है क्योंकि मन मस्तिष्क बिगड़ता है। क्योंकि नाइट्रेट नाम का जो घटक है ये है हिंसा का इंडिकेटर। षड्रिपु जो बोलते हैं, षड्रिपु मालूम है आप सबको, षड्रिपु में एडिशन हो गई है हिंसा की। अब ये हिंसा जो है देख रहे हैं आप सब तरफ हिंसा है। लड़का भी आपके पास आएगा ना तो कुछ चॉकलेट लाया होगा तो दौड़ के आता है, चॉकलेट नहीं लाओ तो वो भी नहीं आता। मतलब की दुनिया जो है ना वो अपने बच्चे से लेकर तो अपने पूरी फैमिली तक अपने पूरे कुटुंब तक उद्ध्वस्त करने तक वो चली है। ये उद्ध्वस्तता पहले ही वेस्टर्न में हो चुकी है। वही परिणाम अब हमारे तरफ आया है क्योंकि हमारे पहले उन्होंने ये सब अडॉप्ट किया है। 25 साल पहले 30 साल पहले उनके तरफ अडॉप्शन हुआ है। वही अडॉप्ट हमने 1950 60 70 के बाद हमने भी अडॉप्ट किया है। अन्न द्रव्य पानी सब हमारा उनके साथ ही चला है और करके आज हम भी ऐसे ही बिगड़ रहे हैं। फिर भी हम काफी अच्छे हैं क्योंकि हमारे देश में अध्यात्म है। साधु संतों का हमारे देश में एक चलन है, उनकी मान्यता है एक प्रकार से। और वो जो मान्यता है उसके कारण हम लोग कुछ प्रमाण में स्थिर है। कुछ लोग आज भी हम अच्छा सुनते हैं और करके हमारे मन मस्तिष्क में बंदूक से मारने की जो अमेरिका में आज भी लड़के काम करते हैं वो हमारे देश में नहीं हो रहा है, बहुत कम है प्रमाण। लेकिन फिर भी बिगड़े हुए हम भी है क्योंकि अन्ना हुआ। तो ये सब अच्छा होने के लिए हमारे देश के साइंटिस्ट डॉक्टर उदय भवालकर करके है जो IIT मुंबई से 1973 में पास आउट किया और अपने जीवन को पूरा एक ही काम में लगा दिया। 1973 में एक बात बताई उन्होंने मेरे को, जब मैं उनसे चर्चा किया तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई। 1973 में हमारे देश का पेट्रोल जो है वो 3.5 रुपए का था, वो एकदम 7 रुपए कर दिया गवर्नमेंट ने। तो बोले यार दुगना यदि पेट्रोल हो रहा है तो भविष्य में इसका क्या होगा। तो बोले मेरे को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा उस समय। यानी हम तो विदेश भंडार जो है हमारा जो पैसा है वो विदेश चले जाएगा और हम लोग खाली हो जाएंगे। और तो ये नया सिलसिला चालू हो गया, विदेश को पैसा जाने का जो है ये नया सिलसिला चालू हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों की आदत ऐसे है कि हम लोग अकेले कार में बैठ के घूम रहे हैं। आज हम ये नहीं सोच रहे कि अकेले के लिए कार है या 4 लोगों के लिए कार है। हम तो 2 व्हीलर से घूमना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे क्योंकि हमारे पास पैसे है ना, हमारे देश में लोकशाही है, कोई रोकने वाला नहीं है और इसलिए हम जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो ये देश के साइंटिस्ट ने उस समय विचार किया और फिर उन्होंने अपना पास आउट करने के बाद 1987 में अपना डॉक्यूमेंटेशन किया। IIT में पवई में उन्होंने अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट सबमिट किया कि केचुए जो होते हैं वो प्रदूषण नियंत्रण करते हैं। अपना जो प्रदूषण होता है फिर वो गाड़ियों का हो या और कोई प्रदूषण हो वो केचुए कंट्रोल करते हैं। ये उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन IIT को सबमिट किया। उनके जो गाइड थे उनको भी 10 साल समझने के लिए लिए और 1987 से 97 को उनको PhD मिली। इन द मीन टाइम वर्ल्ड वाइड घूमे, कौन से केचुए सचमुच है कौन से नहीं है इसके बारे में जागरूक किया। और वर्म डाइजेस्ट नाम का जो अमेरिका में वर्म करके बहुत बड़ा ये है, तो वो डाइस पे जाके उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट किया, रेड वर्म्स आर नॉट वर्म्स। लाल रंग का जो केचुआ होता है वो केचुआ नहीं होता है। तो वहां पे जो जितने भी साइंटिस्ट आए थे केचुए के संदर्भ में भारत वर्ल्ड से, वो एकदम अचंभित हो गए, फिर क्या है। तो उन्होंने बोला कि वो कृमि है, बाकी कृमि जैसे होते हैं वैसा वो कृमि है। केचुआ जो होता है बेसिकली वो भूगर्भ में भूजल के अंदर 10 फुट 12 फुट 15 फुट नीचे होता है, वो ऊपर नहीं दिखता है। और उसका काम क्या है, वो नीचे में जो खनिज है एक्विफायर में हमारे, उसको खाने का और उसको खाने के बाद ऊपर आके अपनी विष्ठा डालने का जो रासायनिक खाद करके उपयोग होता है, ये उन्होंने वहां पे बताया। तब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि इस प्रकार की इसकी थ्योरी है, थ्योरी बिहाइंड इट इज दिस। मैं भी उस समय सोचता था 2004 में, मैं भी इस 2001-2 में मैं जो भाषण हुए उसमें मैं डिक्लेयर किया था कि भाई अपने को रासायनिक खाद्य बंद करना पड़ेगा, अपनी गौ माता के माध्यम से हमको अपनी खेती
अच्छी करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गौ माता के जो ये है गोबर जो है गोमूत्र है उसमें बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा इको बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसका यदि इस्तेमाल हमने खेतों में अच्छे से किया तो हमारी सुजलाम सुफलाम खेती हो सकती है। क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले हमारे गौ माता का जन्म हुआ है, ऐसा कहा है संस्कृत के श्लोक में। और वो फिर गौ माता ने, जब ये ठंडा हुआ पृथ्वी, गौ माता का पहला जन्म होने के बाद फिर धरती माता फली फूली है उसके गोबर और गोमूत्र के माध्यम से, तब फिर केचुओं का जन्म हुआ है, फिर झाड़ लगे हैं, और फिर पृथ्वी ठंड होने के बाद फिर सबसे आखिरी जो हुआ है वो मनुष्य का जन्म है। और जिस दिन से मनुष्य का जन्म हुआ है, तो यानी प्रदूषण से पर्यावरण के तरफ आते समय मनुष्य का जन्म हुआ। अभी मनुष्य का जन्म जो है वो प्रदूषण की ओर पृथ्वी को लेके जा रहा है। इतना डेंजरस काम मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख के वर्ल्ड को खत्म करने की बात चल रही है, आप सोचेंगे नहीं। इसके कॉन्ट्रास्ट हमारे देश के साइंटिस्ट ने ये सब काम किया है। इनके ये माध्यम से हम लोग बता सकेंगे कि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनी है ये कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, लाइफ टाइम। ये आप किसी भी पानी में डाल दो या किसी भी लिक्विड में डाल दो तो आपको इसका फायदा मिलेगा। यानी फायदा ऐसा है कि पानी में डालोगे तो ये ऑक्सीडाइज करता है पानी को, गंगा जल समान बना देता है, पीने लायक बना देता है, हीलिंग वाटर बनाता है, फिर आपका गट बैक्टीरिया अच्छा होता है, फिर आपका शौच जो है वो वंडरफुल होता है। हमारा शौच एक जमाने में हमारे देश में गोल्ड फर्टिलाइजर करके जाना जाता था, सोनखत बोलते थे उसको हमारे तरफ, लेकिन आज वो नहीं रहा, करके शौचालय बनाना पड़ रहा है क्योंकि दुर्गंधी फैल रही सब तरफ। अब दुर्गंधी जब आती है इसका मतलब पेट खराब है। जब माँ का पेट खराब है तो आदमी का तो पेट खराब होना ही है, क्योंकि रासायनिक खादों के कारण माँ का पेट खराब हुआ, और वो खाद से बना हुआ जो अन्न है उससे मनुष्य का पेट खराब हुआ, और वो जो पेट खराब हुआ है उससे दुर्गंधी युक्त शौच हमारी तैयार हो रही है। इसको यदि दुरुस्त करना है तो हमको अल्कलाइन वाटर बोलो या ऑक्सीडाइज्ड वाटर बोलो या गंगा जल बोलो, उसकी हमें जरूरत है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये नैनो टेक्नोलॉजी है। 1987 में इसको 1 टन डाला करते थे खेतों में, आज ये 100 मिलीग्राम का डाल के हम लोग लाइफ टाइम ऑक्सीडाइज्ड वाटर अपने घर में पी सकते हैं। इसको आप अपने ऊपर के टंकी में डाल के रख दो, या नीचे में टंकी होंगी उसमें डाल के रख दो, या फिर कुएं में डाल के रख दो, या बोरवेल में डाल दो। इसको लाइफ टाइम ये काम करते रहेगा। ये ऑक्सीजन जनरेट करता है। मेरे हाथ में जो दिख रहा है वो 1 एकड़ लैंड ऑफ फॉरेस्ट इतना ऑक्सीजन जनरेट करता है, उतना 100 मिलीग्राम का ये बायो इको कैटलिस्ट जो है वो काम करता है। यह आईआईटी के हमारे डॉक्टर भवालकर जी ने इसका निर्माण किया है, कोलैबोरेशन किया है नेचर के साथ। और फिर आपके मॉस्किटो ब्रीडिंग बंद हो जाते हैं, आपका पानी में जो मॉस्किटो ब्रीडिंग के प्रॉब्लम है वो बंद हो जाते हैं। 1950 में जो रेनफॉल होता है उस प्रकार का रेनफॉल आना चालू होगा धीरे धीरे। ये भी परिवर्तन इसके माध्यम से हम भविष्य में कर सकते हैं। आप इसको पेट्रोल के टैंक में डाल सकते हैं, डीजल के टैंक में डाल सकते हैं। आपका 10 से 20% एवरेज लाइफ टाइम गाड़ी का बढ़ता है और गाड़ी का मेंटेनेंस 0 हो जाता है। इस प्रकार से ऑयल में डाल सकते हैं, घर के खाने के ऑयल में जो आज खराब है मालूम है उसमें डालो, वो ऑयल को भी अच्छा करता है। तो इसकी टेस्टिंग बहुत सिंपल है। इसकी टेस्टिंग सिंपल इतनी है कि आप बिलीव नहीं करोगे। आपके घर में यदि आज कारपोरेशन का पानी आ रहा है या कुएं का पानी आ रहा है और आपका मग्गा यदि उसमें पड़ा रहेगा 24 घंटा तो उसके ऊपर स्लाइम आ जाती है, चिकनाहट आ जाती है। ये जो चिकनाहट आ रही है दैट इंडिकेट द क्रिएशन ऑफ बैक्टीरिया इन योर वाटर एंड दैट क्रिएट द मॉस्किटो ब्रीडिंग इन योर वाटर। जब हम इसको डालेंगे तो ये चिकनाइट नहीं आएगी, ये स्लाइम नहीं आएंगी। यदि कॉपर भी डाला तो कॉपर चमकने लगेगा, कोई डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट नहीं होगा। क्योंकि हमने समझ लेना चाहिए एक बार कि क्षार ये वनस्पति का अन्न है और क्षार युक्त पानी हम लोग पी रहे हैं। या आरओ प्लांट उसमें के क्षार कम कर रहा है, पूरे विड्रॉ नहीं करता वो, क्योंकि नाइट्रेट्स जो है इज ए फूड ऑफ प्लांट्स। और हमने रासायनिक खाद डाले मतलब क्षार ही डाले हैं, लेकिन कैलकुलेट करके नहीं डाले कभी जिंदगी में।
तो 50-60 साल से वही डाल रहे हैं, आज भी डाल रहे हैं, तो हमारे जमीन में कितने हो गए? तो इतने बड़े पैमाने पे क्षारों का प्रमाण बढ़ गया है कि वो पूरी जमीन डेड हो चुकी है। जैसा पानी डेड हो चुका है हमारा, वैसी जमीन भी डेड हो चुकी है। और इसके कारण हमारे पानी में जब बरसात होती है तो किसी भी प्रकार का पानी रिसाव होके जमीन के अंदर नहीं जाता है। इसलिए हमको हर साल बोर की डेप्थ बढ़ानी पड़ती है, कुएं की डेप्थ बढ़ानी पड़ती है, और फिर जो नीचे का पानी है वही हम निकाल रहे हैं, ऊपर का पानी नीचे नहीं जा रहा सर। ऊपर का पानी यदि नीचे जाता है नेचुरली तो हमको कुएं खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजारों साल से हमने कुएं कभी खुदवाए नहीं थे। हमारे तालाब कभी खाली नहीं होते थे, क्योंकि उसमें झरना होते थे। हमारी नदियां को झरना होता था, 4 महीने का बरसात होता था तो झरने कहां से आते थे? तो हमारे इको फिल्टर काम करते हैं, यानी यहां से लेकर तो यहां तक कि हमारी जमीन है, वो जमीन में सीधा पानी 10-15 फीट नीचे जाता था। और जब सैचुरेटेड लेवल होती थी हमारी जमीन के नीचे की, कुएं की लेवल और नदी की लेवल सबसे डाउनफॉल होती है, तब जाके ये इको फिल्टर में से पानी गुजरता था और क्लीन वाटर हमारे नदियों में से बहता था। ऐसी हमारी नदियां बहती थी और वो अमृत वाटर होता था। कहीं पे जाओ, कोई भी पानी पियो, मुंह से पी लो, वो अमृत था। और वो अमृत होने के कारण 100 साल हमारा आदमी, भारत का आदमी, बिना मेडिसिन से जीता था। ये पानी आज बनने के लिए ये IIT के साइंटिस्ट ने अपना पूरा जी जान से काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। इनको ये टेक्नोलॉजी को US के 2 पेटेंट मिले हैं, भारत के 2 पेटेंट मिले हैं। साथ में नेशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी करके है, उसको नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका नेशनल अवार्ड मिला है। ब्राय एयर अवार्ड करके जो जाना जाता है इंडस्ट्री में, उसका, क्योंकि डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री ऑल्सो। जो कूलिंग टावर्स होते हैं ये सब खराब हो जाते हैं, इसके ऊपर पूरा क्षार जमा हो जाता है और वो क्लीन करना बोले तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसका यदि आप उपयोग करेंगे तो वो कूलिंग टावर में डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट नहीं होंगे। हमारे घरों में हम कॉस्टली नल लगा रहे हैं, वो खराब हो जाते हैं सब। इसका इस्तेमाल करोगे आप, ऊपर में टंकी में डाल दोगे तो आपके नल क्लीन हो जाएंगे। जो खराब हुए हैं वो कभी खराब नहीं होंगे, लाइफ टाइम क्लीन रहेंगे, क्योंकि उसको क्लीन नहीं कर सकते हम लोग। इट इज इम्पॉसिबल टू क्लीन इट। इवन खेती में जो काम कर रहा है उसको ट्यूबिंग जो होती है वो भी क्लीन करना पड़ता है एसिड से, उसको भी क्लीन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्षार डिपॉजिट नहीं होता है ये टेक्नोलॉजी से। क्षार ये वनस्पति का अन्न है। मैं आपको 1 एकड़ जंगल दे रहा हूं सर, ये 1 एकड़ रेनफेड फॉरेस्ट का जंगल है। ये टेक्नोलॉजी भारत की है और ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी होने के कारण इसका स्पीड कम है, ये मैं जानता हूं, लेकिन जो भी यूज कर रहे हैं उसकी आज तक किसी की कंप्लेंट नहीं है। जहां पे भी इसका उपयोग हुआ है बहुत बढ़िया है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो इसको अवार्ड मिला, तो वहां पे जितने भी STP प्लांट थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी मल निस्तारण केंद्र जिसको बोला जाता है, वहां पे इसका इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल होने के बाद वहां पे जितनी भी मशीनरी लगी थी वो सब बंद थी, पूरी की पूरी मशीनरी। उसमें रोटेटर्स लगते हैं, एरिएटर्स लगते हैं, सब बंद थे। और हर महीने के 10 लाख रुपए सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हुआ था। आज हमारे देहात में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है और शहर का गंदा पानी दुरुस्त करने के लिए सभी STP प्लांट, ETP प्लांट पे उनको लाखों बिजली HP की मोटर्स लगी है, उसके लिए बिजली खर्चा करना पड़ता है। उससे अच्छा तो ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल सरकार ने करना है, इंडस्ट्री ने करना चाहिए और अपनी बिजली भी बचाना चाहिए और अपने देश के नेचर को बचाना चाहिए, भविष्य का नेचर अच्छा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियां जो हमारी उसको हमको बचाना है। भविष्य का पीढ़ी को तो जन्म दे दिया, लेकिन वो यदि बचपन से उनको डायबिटीज, बचपन से कैंसर, बचपन से ऐसे बीमारियां हो रही है, इसके पीछे का रीजन आउट हुआ है। वो रीजन से हमको बाहर निकालना पड़ेगा, समाज को, देश को, वर्ल्ड को। तो ये वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है सर, ये नेचर टेक्नोलॉजी है, इट्स ए गिफ्ट टू द नेचर। ये स्थित्यंतर का साथी है अपना जिंदगी का। हमको तो जिंदगी जीना है, लेकिन हमारी स्थित्यंतर जो चल रही है उसको यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो मेरे को लगता है इट्स ए अमृत ऑफ टुडेज सेंटिनरी। सर, जलस्रोत को लेकर आपका जो संशोधन है और वाटर को प्रॉब्लम्स को लेकर जो आपने सर्वेक्षण किया हुआ है, जिसको लेकर आपको एक जलनायक की उपाधि से भी नवाजा गया है,
तो अंत में हमारे एपिसोड खत्म होने का भी टाइम हो गया है। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों को किस तरह का मैसेज देंगे सर, क्या बताएंगे? सर ऐसा है कि देखो भाई साहब, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो परिस्थिति है उसमें हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा अर्बनाइजेशन में। और जितने भी खेती करने वाले, हमारे खेती में काम करने वाले प्रत्यक्ष जो है वो काफी गहराई में 1000-2000 फुट तक के बोरवेल कर चुके हैं। तो पानी तो नीचे नहीं होता है, पानी ऊपर के स्तर पे होता है। और पहले जब हमारे कुएं होते थे वो ऊपर के स्तर पे होते थे, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। लेकिन आज हम नीचे में कुएं किए फिर भी नीचे ही जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ी है सिस्टम में हमारी। तो पानी नीचे से ऊपर चलता है करके हमारे पहाड़ों से पानी बारहमाही बहता था नदियों में। हमारे पहाड़ जो है वहां पे जो जंगल लगा है वो पानी बनाता है, खींचता है करके हमारे देश में भी बरसात होती है, नहीं तो अरब स्थान की तरफ बरसात हुई रहती। तो ये जो हरी जो गर्मी है ये बरसात को खींचती है, और नीली गर्मी जो है उसको खींचने के लिए हरित द्रव्य की आवश्यकता है। ये हरित द्रव्य जब होता है तब जाके बरसात होती है उन प्रदेशों में। आज के तारीख को हमारे देश में जंगल का प्रमाण सिर्फ 8% है, सरकार बता रही है 20% है, लेकिन वो प्लांटेड है। किसी भी प्लांटेड जंगल को हम जंगल नहीं कहते। जो अपने आप आते हैं उसको जंगल कहा जाता है। लगाने वाले पेड़ को जंगल नहीं कहते। एफडीसी हमने 1970 में भारत देश में जो डेवलपमेंट किया है वो प्लांटेशन का डेवलपमेंट किया है। और जो भी झाड़ करते हैं उसके बदले सागवान की झाड़, और देश भी कमर्शियल, अंग्रेजों ने हमारे को कमर्शियल बनाया, इसलिए कमर्शियल वुड भारत में लगे और जंगल खत्म हो चुका है। तो जंगल उसको नहीं, तो सागवान के जंगल को हम जंगल कैसा कहेंगे? फिर हम जो आम लगा रहे हैं वो भी तो जंगल है, हम लोग संतरा लगाए वो भी तो पेड़ है, फिर इधर डाइम लगाए वो भी तो पेड़ है, इसको जंगल नहीं कहते हम। सागवान को कैसे जंगल कहते हैं बताओ पर? इसका मतलब हमारा जंगल खत्म हो चुका है। तो जंगल जब खत्म होता है तो बरसात बिगड़ती है। जब बरसात बिगड़ती है, क्योंकि हम साथ साथ जंगल भी खत्म किए, और 1950 में हमारे देश में 1 लाख गाड़ियां थी, आज 40 कोटि करोड़ गाड़ियां रास्ते पे चल रही है। 40 करोड़। अभी इतनी गाड़ियां धुआं निकल रही है, प्रदूषण कर रही है। वो प्रदूषण आंखों से नहीं दिख रहा क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज किया है, लेकिन उसका धुआं है, वो गर्म होती है। पेट्रोल जलने के बाद उससे निकलना ही है जो निकलना है। वो मैं मैकेनिकल इंजीनियर किया हूं, मेरे को मालूम है क्या होता है उसके अंदर में। वो सिर्फ उसको चेंज किया उन्होंने, दिखना नहीं चाहिए करके आंखों से, लेकिन उसमें से जो निकल रहा है वो हमारा लोकल टेम्परेचर के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए मदद कर रहा है। तो इससे भी बचने की बहुत आवश्यकता है आने वाले दिनों में। नहीं तो आज जो स्थिति है उससे भी भयानक स्थिति को हम सामने जाना पड़ेगा। भयानक स्थिति से बचने के लिए ये हमारे IIT के साइंटिस्ट ने जो 2 मटेरियल बनाया है, इसका आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। भविष्य आपका बिल्कुल उज्जवल रहेगा, खेती में उज्जवल रहेगा, साथ साथ घर में उज्जवल रहेगा। पानी आपको नेचुरल मिलेगा, और ये नेचुरल पानी से आप जिंदगी अच्छी बना लो। मैंने पिछले 25 साल से इसका इस्तेमाल किया है, खेतों में इस्तेमाल किया है, और जहां पे एक बार एप्लीकेशन किया हो फिर से कभी गया नहीं है सर, क्योंकि जरूरत ही नहीं। मैं अपने बॉटल में लेके इसको घूमता हूँ। देखो ये रखा हुआ है, इसमें क्रिस्टल दिख रहा है। और साथ साथ आज के साइंटिस्ट बताते हैं हमारे देश के सरकार को कि मिट्टी तैयार होने के लिए 500 साल लगते हैं। मेरा कहना यह है कि मिट्टी तैयार होने के लिए 500 साल नहीं लगते, क्योंकि मिट्टी बनाने वाला नहीं है करके 500 साल बता रहे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं मिट्टी कौन बनाता है। मिट्टी बनाता है केचुआ, और वो नहीं है तो मिट्टी कैसी बनेगी? और जो मिट्टी हमारी सुपीक जमीन थी वो पिछले 50 साल से सब नदी के माध्यम से, बरसात के माध्यम से हमारे डैम में, जलाशय में जाके बढ़ गई है। अब उसको निकालने का कार्यक्रम करना पड़ रहा है, और वो बहुत अच्छी है करके बता रहे हैं। वो बहुत अच्छी नहीं है, उसमें रासायनिक खादों का भी सम्मिश्रण है। तो समझना चाहिए कि आज तो हवा में रासायनिक खाद है, आज कुछ भी नहीं डाला तो भी हमारे फल फूल अच्छे हो सकते हैं। तो रोज मिट्टी बनने वाला जो ये है एलिमेंट, वो है केचुआ, जो 10 से 15 फीट नीचे होता है। वो ऊपर आते समय अपने विषता जो है वो सरफेस पे डालता है, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो कैरियर्स होते हैं, वो सप्लाई करते हैं पेड़ पौधों के जड़ों के लिए, और वहां जाके उसको वो अन्न द्रव्य देने का काम करते हैं।
और केचुआ जहां से आता है दूसरे जगह से नीचे जाता है, फिर से ऊपर आता है। उसकी जो साइकिल है वो पूरी नेचर की साइकिल है, और ये नेचर की साइकिल जब उसकी चलने लगती है तो हमारा बरसात का पूरा पानी अपने जमीन के नेचुरली रिचार्ज करने की प्रोसेस चालू हो जाती है। हमारी नदियां 12 महीने बहेगी, हमारी नदियां कभी खत्म नहीं होगी, हमारा कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा, और जो मैंने शुरुआत की थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आज की तारीख को हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज मजबूरी है। जैसा मजबूरी में एलोपैथी लेना है, लेकिन हमने वो मजबूरी में भी एलोपैथी को छोड़ के स्वास्थ्य, वैदिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम चालू किया है। हमने कई किडनी लोगों को दुरुस्त किया है, कई लिवर सोरासिस हुए लोगों को दुरुस्त किया है, कई हमारे नागपुर में हर महीने में 29 और 30 तारीख को दिल्ली के डॉक्टर सुनील आर्य जो पंचगव्य चिकित्सक है वो आते हैं, और हमारे यहाँ पे भी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया है। यानी स्वास्थ्य से लाभ और स्वास्थ्य से आजन्म मेडिसिन लेने का जो सिलसिला हमारे देश में जो एलोपैथी ने दिया है उससे मुक्तता ये वैदिक मेडिसिन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आप इसका भी लाभ लीजिए, अपना पानी भी अच्छा कीजिए, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा कीजिए, क्योंकि एलोपैथी ने एक बार हमको गोली दिया है बीपी की, तो बोलता है कि ये गोली की मात्रा कभी कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी, और बाद में जाके आपको हार्ट का प्रॉब्लम एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करके दुरुस्त करना पड़ेगा, या हार्ट अटैक आके आप खत्म हो जाएंगे, या फिर बाईपास करना पड़ेगा। ये क्यों होता है कोई बता नहीं रहा है, होता है, ये सब सत्य है। तो विदेश ने क्या किया, मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाई। हमारे देश ने मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी के बजाय रूट कॉज टेक्नोलॉजी बनाई, जो जड़ से पानी को दुरुस्त करता है, अन्न को दुरुस्त करते हैं। अन्न और पानी यदि हमारा दुरुस्त होता है तो हमको एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं स्वयं अभी तक 120 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूं। अभी पहले 2 महीने पहले ब्लड डोनेशन किया। ये ताकत है। किसी की भी ताकत क्यों होती है, उसका गट बैक्टीरिया अच्छा होता है, अन्न जो खाते हैं उसका पचन अच्छा होना चाहिए, उससे रक्त अच्छा बनता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। ये जब सब होता है, इसके पीछे का जो विज्ञान है वो भारतीय परंपरा और उसका विज्ञान बहुत जबरदस्त है। हम लोग फिर से भारतीयता की तरफ आए और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए सब चीजों को खाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कोई चिंता ना करे, ओलाव फाउंडेशन से जुड़ जाए। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हम लोग ओलाव के लिए अनेक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनका भी भविष्य उज्जवल करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में मौजूद थे प्राध्यापक अरविंद कड़वे सर, जो हमारे जहन में, जो हमारे दिल में जो तमाम सवालात थे पानी को लेकर, भूजल समस्याओं को लेकर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर, हम जो पानी पीते हैं वो पानी कितना साफ, कितना क्लीन आता है, पानी को लेकर हमारे दिल में, हमारे जहन में कितनी समस्याएं थी, उसका समाधान भी करीब करीब आपने कर लिया होगा। कई सारे जटिल जो सवाल आपके दिल में चल रहे थे उसके समाधान को ढूंढने का काम जो है वो इस एपिसोड के माध्यम से करने की कोशिश हमने की है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के और खास मेहमानों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है चलने का। आगे और भी मेहमानों से हम मुलाकात करेंगे, तब तक लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।